गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से बोल रहे हैं। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान में जीव विज्ञान विषय में संक्रामक रोग के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। संक्रामक रोग जो है बहुत घातक रोग है। संक्रामक रोग में हम आपको मलेरिया रोग के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि जो मलेरिया है यह भी आपका एक विषाणु के द्वारा होता है और इनमें जो है एक तरीके से यह रोग जो है एक नेचुरल आपका विषाणु है और मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो मादा मच्छर के काटने से यह रोग उत्पन्न होता है। मादा मच्छर में है आपका एनाफ्लीज, जो एनाफ्लीज जो आपका मादा एनाफ्लीज होते हैं जिसके काटने से जो है मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं छात्रों। तो अब यह मादा मच्छर सूर्यास्त या रात में व्यक्ति को काटती है। यह आपको शाम के समय आप कह सकते हैं सूर्यास्त या रात में जो है ये मादा मच्छर जो है व्यक्ति के शरीर में काटती है। इसके बाद जो है अपने विषाणुओं को, जो विषाणु हैं उनको वह शरीर में छोड़ देता है और छोड़ने के बाद व्यक्ति का शरीर जो है इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाता है छात्रों। तो अगर उनके अंदर विषाणु हो गया तो इन्फेक्शन करना चालू कर देता है और अगर रात में व्यक्ति को काटती है, खून चूसती है और मलेरिया के कीटाणु व्यक्ति के शरीर से ले लेती हैं। ये कीटाणु मच्छर के शरीर में बहुगुणित होते हैं और जब ये संक्रमित मच्छर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसका खून जो है चूसते हैं तो अपनी लार का एक हिस्सा उसके शरीर में, व्यक्ति के शरीर में छोड़ देते हैं, तभी जो है इन्फेक्शन होता है। तो यह एक महामारी रोग है और इसका जो संप्राप्ति काल है वो आपका प्रायः 10 दिन तक चलता है। इसका संप्राप्ति काल प्रायः 10 दिन तक चलता है, 10 दिन तक चलता है। इसके बाद जो है अब 10 दिन के बाद अब किसी में इसमें कई श्रेणियां हैं, जिसमें इसमें कई जो है आपकी श्रेणी है। तो इसमें आपके जो मलेरिया की विभिन्न श्रेणियों के कारण इसमें विभिन्नता हो सकती है। जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यह एक मलेरिया का टाइप है। तो प्लाज्मोडियम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है इसका संप्राप्ति काल 12 दिन का होता है। इसका संप्राप्ति जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो 12 दिन तक अपना जो है प्रकोप व्यक्ति के शरीर में करता है। और इसके बाद जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है जो 17 दिन तक बुखार रहता है। अगला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है इसका जो प्रकोप होता है वो 17 दिन तक। तो छात्रों यहाँ पे मादा एनाफ्लीज तो एक तरीके से वाहक का काम कर दिया कि वो व्यक्ति के शरीर में काट करके उड़ जाती है, लेकिन अब यहाँ पे जो वह अपना वायरस छोड़ा व्यक्ति के शरीर में, जैसे मच्छर काट लिया तो अपने लार का एक हिस्सा रोगी जो व्यक्ति के शरीर में छोड़ दिया। फिर उससे क्या है कि इसमें जो संप्राप्ति काल की बात हम कर रहे हैं तो इसमें जो प्लाज्मोडियम है, जो आपके जनरा है,
तो मलेरिया के टाइप हैं, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम उसका जो प्रकोप 12 दिन तक वो शरीर में बुखार को देता रहता है। व्यक्ति के शरीर में जो बुखार होता है वो 12 दिन तक चलता रहता है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है वो 17 दिन तक कंटिन्यू व्यक्ति के शरीर में बुखार देगा। तो ये तो संप्राप्ति काल हो गए, कौन कौन से जो स्पीसीज है, जो इनके टाइप हैं उनको हम बता दें, क्योंकि प्लाज्मोडियम आपका एक मेन है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम आरेली, कई टाइप हैं छात्रों। तो हम आपको 2 टाइप बता दिए कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम यह व्यक्ति के शरीर में 12 दिन तक बुखार आता रहता है और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा व्यक्ति के शरीर में 17 दिन तक बुखार रहता है। ये 17 दिन के बाद धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, क्योंकि छात्रों जब कोई भी रोग होता है शरीर में तो उसका ट्रीटमेंट, उसका उपचार भी किया जाता है। व्यक्ति को तुरंत मालूम होने लगता है कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत है। अब इसके जो लक्षण हैं, रोग के क्या लक्षण हैं, रोग के लक्षण कैसे हम जानेंगे कि व्यक्ति के शरीर में मलेरिया रोग हुआ है, और मलेरिया रोग हुआ है तो किस मच्छर के काटने से हुआ है। तो ये सब आपको अब रोग के लक्षण से पता चल जाएगा कि व्यक्ति के शरीर में क्या दिक्कत है। तो पहला लक्षण है कि उच्च ताप होगा, शरीर में उच्च ताप रहेगा। अगर ज़्यादा हीट शरीर है तो इससे पता चल जाता है कि मलेरिया रोग हो चुका है। सेकंड लक्षण है सिर दर्द और जुकाम भी होगा। सिर दर्द और जुकाम, सिर दर्द और जुकाम और कपकपी या सर्दी लगना, जुकाम या कपकपी के साथ साथ या सर्दी लगना, ये आपके मलेरिया के लक्षण हो गया कि व्यक्ति के शरीर में अगर मलेरिया रोग हुआ है तो उसके शरीर में जो है ठंडक बहुत ज़्यादा लगेगी, कांपेगा वो व्यक्ति। और इनका कुछ ऐसे टाइप हैं जिनमें कपकपी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है सबसे ज़्यादा यही होता है, जो 17 दिन 20 दिन प्रकोप किया रहता है। तो तीसरा लक्षण है इसका अत्यधिक कमजोरी का अनुभव होना। अत्यधिक कमजोरी का अनुभव होना कि शरीर में जब ये रोग ही आ जाएगा, विषाणु घुस जाएंगे तो शरीर कमज़ोर होने लगेगी। चौथा पॉइंट है पसीना आना, क्योंकि पसीना बहुत तेज होगा, ठंडी लगेगी फिर गर्मी लगने लगेगी, तो धीरे धीरे क्या है कि वो पसीना आने लगेगा, कुछ देर बाद कपकपी होने लगेगी शरीर में। ये तो मलेरिया के लक्षण हो गए। जब मलेरिया रोग होगा बॉडी में तो उसके लक्षण हो गए। अब इसका उपचार क्या है, कैसे इसको हम ठीक करेंगे। उपचार कर सकते हैं कि रोगी के शरीर का जो तापमान है वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने पर 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने पर ठंडे पानी की पट्टियाँ
माथे पे रखना चाहिए, माथे पर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो तापमान है कम होगा, फिर जो है डॉक्टर की सलाह से फिर उसको दवा दी जाएगी। दूसरा उपचार ये है कि तरल एवं सुपाच्य आहार दें, तरल एवं सुपाच्य आहार दें, बहुत हार्ड भोजन नहीं, क्योंकि रोगी को वैसे भी खाने की इच्छा नहीं कहेगी, तब उनको थोड़ा तरल पदार्थ दिया जाए या संतुलित आहार कुछ दिया जाए, जिससे उनके बॉडी में जो कमजोरियां हैं वो धीरे धीरे सही हों। अगला तीसरा पॉइंट जो है उपचार है कि दूध, फलों का रस तथा पानी आदि की पर्याप्त मात्रा पर अधिक दें, ध्यान दें। दूध, फल आदि पर फल आदि के रस पर अधिक ध्यान दें, अधिक ध्यान दें, ताकि रोगी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि दूध, फल आदि ये सब देंगे, इनके रस देंगे, फलों के रस देंगे, तो उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगी, फिर रोगी को कोई समस्या नहीं आएगी। अगला उपचार है चौथा कि इस रोगी को एस्पिरिन या पैरासीटामॉल, इस रोगी को रोगी को एस्पिरिन और पैरासीटामॉल टैबलेट देना चाहिए, जिससे उसको जो है आराम मिल जाए। अगला उपचार है डॉक्टर या समीप के अस्पताल में, डॉक्टर या जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर रोगी को ले जाना चाहिए, फिर डॉक्टर की सलाह में उसका जो है उपचार हो। और एक तरीके से कह सकते हैं कि डॉक्टर की सलाह में या नज़दीकी अस्पताल में रोगी को ले जाना चाहिए, जिससे रोगी को ठीक करने में कोई समस्या न हो। तो छात्रों, ये तो मलेरिया के बारे में हमने आपको बताया कि मलेरिया रोग जो होता है सबसे खतरनाक है। इसके होने से सबसे पहली बात है कि सिर में दर्द होना स्टार्ट होता है और व्यक्ति को ठंडी लगना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे अगर नॉर्मल दवा देते हैं तो बुखार जो है उतर जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद फिर बुखार जो है होना स्टार्ट होने लगता है। तो छात्रों, तो इसका मेन ये है कि यह विषाणु के द्वारा ये रोग होता है, और वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और मादा एनाफ्लीज जो होती है वो आपको रात में या शाम के समय जो है काटती है, और काटने के बाद अपने लार का एक हिस्सा
मनुष्य की शरीर में छोड़ देता है, जिससे उसके विषाणु धीरे धीरे फैलने लगते हैं शरीर में और शरीर में जा कर के उसके ब्लड को समाप्त करना शुरू करते हैं। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है उसको धीरे धीरे कम करते हैं। तो उसको जब कम करेंगे तो रोगी का शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और उसके शरीर में जो है वीकनेसता आ जाएगी। और जब वीकनेसता आ जाएगी फिर क्या होगा कि उसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब दिक्कत आएगी तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वह अगर अपने आप को ध्यान नहीं दिया तो वो मर भी सकता है। तो छात्रों, आज का जो ये आपके टॉपिक थे मलेरिया, तो ये आपके संक्रामक रोग हैं। अगला संक्रामक रोग हम आपको बताने चल रहे हैं हैजा। हैजा के बारे में आपने सुना होगा, तो अब हैजा के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हैजा कैसे फैलता है। तो छात्रों, अब हम आपको नया संक्रामक रोग लेके आए हैं, वो है हैजा, जिसे कालरा कहते हैं। और कालरा जो होता है एक तरीके से भयानक छुआछूत रोग है जो गैसीय आंत्रचक्र को प्रभावित करता है। जो गैसीय आंत्रचक्र को प्रभावित करता है मीन्स हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन है, जो आहार नाल के थ्रू जो एक पाचन के अंग हैं, जिसे पाचन मुख से प्रारंभ होता है और गुदा द्वार तक जाके समाप्त होता है छात्रों। तो यहाँ पे जो हैजा रोग है वह एक भयानक छुआछूत रोग है और एक तरीके से यह जीवाणु के द्वारा होता है। और जब जीवाणु किसी खुले स्थान में जो भोजन है, जो पानी है, उसको पीने और खाने से यह रोग ज़्यादातर जो है होने की संभावना रहती है। तो इसमें जो मेन है रोग के क्या कारण हैं, कैसे यह रोग फैलता है। तो इस रोग के जीवाणु को वाइब्रो कोलेरा जीवाणु कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अभी तक हमने जो आपको अभी बताया वो विषाणु के द्वारा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो हैजा है वह जीवाणु के द्वारा होता है। जो जीवाणु का नाम है वो है वाइब्रो कोलेरा। वाइब्रो कोलेरा एक जीवाणु का नाम है जिसकी वजह से हैजा रोग उत्पन्न होता है। और यह जो जीवाणु का जो शेप है वह कोमा के आकार का होता है। कोमा जैसे आप कह सकते हैं इस तरीके से कोमा, ये कोमा जो होता है इस तरीके से आकार से होते हैं। इसको आप कामा बोलते हैं, कोमा के आकार के होते हैं। यह रोगी के मल तथा आंतों में, यह रोगी के मल तथा आंतों में लाखों की संख्या में जो है वास करते हैं। जो वाइब्रो कोलेरा है यह मनुष्य का मल और आंतों में जो है ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब जीवाणु जो है मिट्टी से ज़्यादातर प्राप्त होते हैं। और आप देखिए कि मिट्टी के साथ साथ जो मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ हमेशा मल पे बैठ के आई और आपके भोजन पे छू ली, भोजन पे बैठ गई और आपने ध्यान नहीं दिया, भोजन को खा लिया। और भोजन जब जैसे ही वह मुख के द्वारा आंत तक पहुंचा तो आंतों में ये जो है संख्या को फैला देते हैं। और जब इनकी संख्या आंतों में लाखों की संख्या में जब आएंगे तो क्या है, भोजन को अपाच्य करेंगे और बदहजमी हो जाएगी। धीरे धीरे क्या है कि उल्टियाँ होना, वोमिटिंग करना शुरू करेंगे और फिर क्या है कि वो एक आपका कहते हैं कि हैजा हो गया। तो ये चीज़ है कि जब हमारा आंत ही जो है डिस्टर्ब हो जाएगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा, तब वह रोग के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। उस रोग को हम हैजा कहते हैं। अब इनके लक्षण क्या हैं कि रोगों के लक्षण क्या है, रोग के लक्षण कैसे हम पहचानेंगे कि व्यक्ति को जो है हैजा हो गया है। तो पहला जो लक्षण है वो है, इसका प्रमुख लक्षण वमन और दस्त होना। इसका प्रमुख
लक्षण वमन तथा दस्त होना, क्योंकि वमन मीन्स होता है उल्टियाँ करना और दस्त आपका जो एक तरीके से मल बार बार त्यागना। अगला पॉइंट है, दूसरा लक्षण है मटमैले और पतले दस्त होने लगते हैं। मटमैले और पतले दस्त होने लगते हैं। तीसरा लक्षण है रोगी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद मूत्र आता है। रोगी को थोड़ी देर बाद मूत्र आता है। जब ये दस्त होना चालू हो जाएगा तो मूत्र की मात्रा खत्म होने लगती है। चौथा पॉइंट है लक्षण में प्यास अधिक लगती है। प्यास अधिक लगती है। प्यास अधिक लगती है। पांचवा लक्षण है रोगी के शरीर में धीरे धीरे शिथिलता आ जाती है और रोगी बेहोश हो जाता है। रोगी के शरीर में धीरे धीरे शिथिलता आ जाती है। शिथिलता आ जाती है और रोगी बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। तो छात्रों ये जब लक्षण आ ही जाएंगे तो रोगी क्या करेगा, एक तरीके से अब उल्टियाँ दस्त होने लगती तो आदमी धीरे धीरे कमज़ोर ही हो जाएगा और फिर वो ऐसा आएगा उसकी बॉडी धीरे धीरे मायूस होने लगेगी, शिथिलता आ जाएगी, फिर वो क्या है कि बेहोश होने लगेगा। ये तो हमारे और इसमें इस रोग में ज्वर नहीं होता है। इसका एक लक्षण है कि इस रोग में ज्वर नहीं होता है, बुखार नहीं होता है, ज्वर नहीं होता। ये तो लक्षण थे कि आप पटमैले और पतले दस्त होने लगेंगे, रोगी को थोड़ी थोड़ी देर पे मूत्र आता है, प्यास अधिक लगती है। तो ये तो अब क्या है कि दस्त होने के बाद मूत्र ही समाप्त हो जाएगा, यूरिन नहीं बन पाएगा, वो तो उसी दस्त के साथ निकल गया। तो इस तरीके से हम अगला अब क्या है कि इनमें उपचार तथा सावधानियाँ कैसे, असंप्राप्ति काल क्या है, ये इनका जैसे कितने समय तक ये रहेंगे, तो इनका जो संप्राप्ति काल, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, कितने समय तक रहेगा, ये आपके क्या होते हैं, इनका संप्राप्ति काल कुछ घंटों से 5 दिन तक होता है। कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक जो है इसका समय रहता है कि एक बार किसी भी व्यक्ति को ये रोग होता है तो कम से कम 5 दिन तक वो जो है ऐसे ही रहेगा, तो उसके बॉडी में शिथिलता आ जाती है, क्योंकि जितना भी उनका एनर्जी था वो निकल जाता है। तो वह एनर्जी को पूर्ति करने के लिए कम से कम 5 दिन के बाद ही वो सही हो पाएगा। इसका उपचार एवं सावधानियाँ, कैसे उपचार होगा और क्या क्या सावधानियाँ करना होगा, तो ये चीज़ है कि भाई सबसे पहली बात ये है कि रोगी को स्वच्छ भोजन मिलना चाहिए और स्वच्छ भोजन के साथ साथ वो अपने आसपास की गंदगी न करे। तो रोग होने पर तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करें। पहला है, रोग होने पर तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दें। अधिकारी को सूचना दें।
ताकि वो आकर के उस स्थान का निरीक्षण करें और रोगी को जो है उपचार बताएं। सेकंड जो आपका उपचार है, रोगी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को रोग निरोधक टीके लगवाने चाहिए। रोगी तथा उनके परिवार को रोग निरोधक टीके लगवाने चाहिए, ताकि ये रोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तीसरा जो इनका मेन ट्रीटमेंट है वो है आपके रोगी के मल वमन आदि को ज़मीन में दबा देना चाहिए। रोगी के मल और वमन को ज़मीन में दबा देना चाहिए। रोगी के वमन तथा मल को ज़मीन में दबा देना चाहिए। अगर रोगी के मल और वमन को ज़मीन में नहीं दबाते हैं तो यह हवा के माध्यम से और व्यक्ति को इन्फेक्शन फैला सकता है और उनको भी हैजा हो जाएगा। इसलिए रोगी के वमन और जो मल को ज़मीन में दबा देना चाहिए, ताकि इनके मल के अंदर जो भी ये वाइब्रो कोलेरा जीवाणु है वो समाप्त हो जाए। अगला आपका जो उपचार है, रोगी को पीने के लिए उबाला पानी देना चाहिए। रोगी को पीने के लिए पीने का पानी उबाल कर देना चाहिए, क्योंकि उबला हुआ पानी में जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे। अगर जीवाणु नष्ट हो जाएंगे फिर उनको हैजा रोग से जो है बच सकते हैं। तो पांचवा उपचार इनका है, महामारी के समय घर के बाहर कुछ ना खाएं। महामारी के समय घर के बाहर कुछ न खाएं। घर के बाहर कुछ न खाएं मतलब घर के बाहर अगर कहीं जा रहे हैं या घर के बाहर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घर के बाहर अगर खाना खाते हैं तो आपको ये समस्या आ सकती है। इसलिए आप अगर रोग हुआ है तो रोग से बचने के लिए आप जितना अपने आप को सावधानियां बरत सकते हैं उतना बरतना चाहिए, क्योंकि सावधानियां बरतने से आपके रोग जल्दी सही हो जाएंगे। और अगला जो उपचार है, गांव के कुओं के पानी में, गांव के कुओं का पानी, कुओं के पानी में क्लोरीन डाल देना चाहिए, जिससे वो पानी जो है सुरक्षित हो जाए, उनका पानी सही हो जाए। अगला है, हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। अगर ये रोग हुआ है तो रोगी व्यक्ति को जब भी वो खाना खाने का प्रयास करे, जब भी पानी पिए तो एक बार हाथ धुलना चाहिए। हाथ धुल के तभी खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप साबुन से हाथ धो लेते हैं तो आपके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप खाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। छात्रों, तो हम आपको संक्रामक रोग के बारे में बता रहे हैं। तो संक्रामक रोग में जैसे हैजा है, तो हैजा से बचने के लिए आप खुद समझदार हैं कि आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो बाहर की वस्तुओं को मत खाइए। ये आपकी सावधानी हो गई कि अगर बाहर की वस्तु खाना बंद कर देंगे तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक ही रहेगा, वो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। इसलिए
आपको हमेशा अपने घर की शुद्ध बनी हुई वो खाद्य सामग्री को ही खाना चाहिए। और घर का पानी आपको किसी बॉटल में उबाल करके लेना चाहिए ताकि आपको ये रोग न हो सके। अगर रोगी हैं आप तो कम से कम उबाला हुआ पानी सप्ताह तक पीजिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह। उससे क्या है कि बॉडी के अंदर जितने भी रोग हैं वो समाप्त तो हो जाएंगे, क्योंकि हम जब भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, न जाने कितने जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो उन सब जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए अगर हम उबाला पानी पीते हैं तो उस उबाले पानी से हमारे कीटाणु जो है समाप्त हो सकते हैं। छात्रों, तो जो हमारा ये आज का टॉपिक था वो संक्रामक रोग से था, और संक्रामक रोग में हमने आपको हैजा के बारे में बताया और मलेरिया, जो कि मलेरिया विषाणु के द्वारा होता है और हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। छात्रों, तो आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा और आप इसको देखिए और कमेंट करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में। अगर लाइक करिए तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट होगा और हम लोग आपको और अच्छा वीडियो देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।